तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम एक्चुअली ना मार्केट के बारे में ज़्यादा देखने वाले हैं, इंडेक्स कैसे परफॉर्म करेगा एंड ऑल ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। आज हम इन डेप्थ जाएंगे कुछ बातों के लिए। स्टार्टिंग करते हैं हम कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो डेटा है वहाँ से एफआई जो है कॉन्स्टेंटली अपने इंडियन मार्केट में माल बेचे जा रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई डीआईएस माल तो उठा रहे हैं, तो उस वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो डीआईएस जो माल उठा रहे हैं उस वजह से हमारे मार्केट में स्टेबिलिटी आना पॉसिबल नहीं है। फंड इन होता रहेगा, लिक्विडिटी इन आएगी, लेकिन वो लिक्विडिटी फिर ग्रैब भी की जाएगी। वो इधर हम करेंगे या फॉरेन इन्वेस्टर करने वाले, जो कि रिटेलर से तो पॉसिबल है नहीं। तो ये सोचना टोटली बकवास है कि भाई डीआईएस बाइंग करेंगे तो मार्केट सस्टेन करेगा। एफआई की सेलिंग से ही हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके पीछे के रीजंस मैं कुछ बता देता हूँ कि एफआईज अगर माल बेच रहे हैं, जैसे ये 2500 करोड़ का माल बेच रहे हैं, 2900 एंड ऑल जो है कॉन्स्टेंटली इन लोग की सेलिंग ही आ रही है हमारे मार्केट। सिंस अगर हम 1.5 महीने से ही माल बेचा जा रहा है, हम लोग 24 सितंबर से पकड़ ले, तो कॉन्स्टेंटली हमारा मार्केट उसी टाइम से आप नोट डाउन करोगे कि मार्केट टूट रहा है। तो उसके पीछे रीजंस, एफआई अगर माल हमारे इंडिया में अगर बाइंग कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, रुपीस चाहिए। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर अपनी करेंसी जो है डॉलर से सबसे पहले डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपीस में। उस वजह से क्या बढ़ेगा, रुपीस की डिमांड बढ़ेगी। रुपीस की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा रुपी स्ट्रेंथ पकड़ेगा। स्ट्रेंथ होगी तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। ये क्रोनोलॉजी है, ये याद रखना है कि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो रुपीस में करेंगे, उनको कन्वर्जन करना पड़ेगा करेंसी का, एंड वाइसा वर्सा। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मार्केट टूट रहा है, बिकॉज ऑफ एफआई सेलिंग एंड डीआईएस इवन आफ्टर कांस्टेंट बाइंग। कि अगर वो फंड आउट कर रहे हैं हमारे इंडिया से, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करने वाले हैं। दे विल कन्वर्ट देयर प्रॉफिट्स इनटू डॉलर्स। ओके। डॉलर ऑलरेडी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, 83 से 84 प्लस जा चुका है डॉलर। तो वीकनेस है। और दूसरी चीज, क्योंकि ऑलरेडी अभी वहां पर ट्रम्प रैली चालू है, और डोनाल्ड ट्रम्प जब आते हैं तो यस, वो हमारे लिए पॉजिटिव तो है, बट वो उनकी इकोनॉमी को वीक नहीं होने देंगे। तो हम देख सकते हैं कि उनके क्रिप्टोज एंड डॉलर हर जगह स्ट्रेंथ है। डॉलर भी स्ट्रांग है, और उनकी इक्विटी भी अभी सिर्फ छोटी छोटी मोटी करेक्शंस चालू है। तो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है माल बेचेंगे तो हमारा रुपीस वीक होगा। उसका इम्पैक्ट हमारे रुपीस पे भी आता है। दूसरी चीज, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। हमारा इंपोर्ट जो है, ऑयल इंपोर्ट टोटली हमारा बाइंग जो है डॉलर में होता है, फॉरेन करेंसीज में होता है। तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उस वजह से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, ऑयल खरीदेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी हमारे यहाँ पे, बिकॉज ऑयल कॉस्ट बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमारे हाथ में जो भी चीज थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पहुंच रही है, एवरीथिंग विल बी कॉस्टलियर। ऑलरेडी हमारा जो है कंज्यूमर डेटा सीपीआई 6.2% तक पहुंच चुका है। और आरबीआई अभी बिल्कुल भी प्लान नहीं करने वाली है। जो भी सोच रहे हैं सब लोग कि भाई रेट कट आएगा एंड ऑल, इंडिया में रेट कट आना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, करंट करंट डेटा के हिसाब से। अभी क्योंकि आरबीआई सीधा बोल देगी कि भाई अभी भी इन्फ्लेशन है, क्योंकि सीपीआई 6.2% पे चल रहा है। दिवाली गई है, दिवाली में फुल शॉपिंग शॉपिंग लोगों ने की है, दबा के पैसा खर्चा हुआ है। तो ऑब्वियसली सीपीआई तो कांस्टेंट रहने वाला है। जब तक इन्फ्लेशन घटता नहीं है तब तक इंटरेस्ट रेट बैंक्स घटाती नहीं है। उसके पीछे के रीजंस क्या है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, वो भी बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर लोन्स जो है पब्लिक लेती नहीं है। ओके। दे ट्राई टू सेव मनी एंड उसी से गुजारा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से जो है हर चीज उनको इंटरेस्ट में महंगा पे आउट करना पड़ता है। तो उस वजह से उनका खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा तो जो भी चीज़ हम खरीदेंगे उनकी डिमांड्स गिरेंगी। डिमांड्स गिरेंगी तो प्राइसेस ड्रॉप्स होंगे। प्राइस ड्रॉप होंगे तो आरबीआई सोचेगी कि भाई अब इन्फ्लेशन कम हुआ है, जस्ट बिकॉज डिमांड कम हुई है। तब रेट कट्स के बारे में सोचा जाएगा, और तब रेट कट्स आएंगे, जो कि हम जानते हैं कि यूएस में ऑलरेडी रेट कट्स चालू है। फिर भी हमारे आरबीआई ने नहीं किए हैं, और अभी भी
शक्तिकांता दास जी कह रहे हैं कि करंटली हमारा कोई भी प्लान नहीं है रेट कट करने का। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सेलिंग तो आएगी, ये मार्केट जो टूट रहा है ऊपर से, ये तो टूटेगा। ठीक है, अभी करंटली जो है यहाँ पर सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि भाई यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा। चांसेस है यहाँ से भी नीचे हमें दिख सकता है मार्केट, जब तक एफआई हमें कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन हाँ, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। हमें इसमें ये देख कर नहीं चलना है कि भाई मार्केट टूट रहा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। एफआईएस घूम फिर के आएंगे इंडिया में, प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ना। 4-5 साल में जो उनका पैसा 10 गुना 100 गुना करके गए हैं वो लोग, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। उनको अभी अपॉर्चुनिटी दिख रही है अमेरिका में, वो वहां पैसा डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद चाइना तो ऑलरेडी ठंडा पड़ता है, क्योंकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तभी चाइना का हैंगसेंग मार्केट तब से टूटा हुआ है। तो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। तो अभी भी चांसेस है कि उनके आने के बाद से वो रिकवर इतनी जल्दी करने वाला नहीं है चाइना। तो चाइना में फंड जाना जो है वो करंटली स्लो डाउन होने वाला है। तो पैसा जो है डॉलर्स में यूज करेंगे वो लोग जहां भी उनको इन्वेस्ट करना है। तो ये था एफआईएस का इम्पैक्ट। डीआईएस की बाइंग से मार्केट सस्टेन कर जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये समझे होंगे। सेकेंड थिंग, अब आते हैं हम लोग। एक डेटा निकाल रहा था मैं भी सेबी के बारे में। हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो है, उनके एक्स चेयरपर्सन्स कौन कौन से थे, तो मैंने 3-4 ही पकड़े पहले तो। हमारे जो है लेट अभी मतलब फॉर्मर अजय त्यागी सर, उनसे पहले यूके सिन्हा जी थे, सीबी भावे थे, एम दामोदरन थे, जीएन वाजपेयी सर थे। तो ये सभी थे। इनका जो है एक कॉमन थिंग मैं बताता हूँ कि सेबी चेयरपर्सन अपॉइंट कैसे किए जाते हैं और उनका पास्ट क्या होता है। ठीक है, अजय त्यागी सर थे जो 2022 में, जिनके बाद माधवी बुच जी ने संभाला है हमारा सेबी का ओहदा, सेबी चेयरपर्सन का ओहदा। अजय त्यागी सर जो है फाइनेंशियल एज वर्क एक्सटेंसिव ऑफ एनर्जी सेक्टर, रिज आउट चेयरपर्सन ऑफ इन 2017 February स्टैट्यूटरी वो रेगुलेटरी मेड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर प्रमोट सेबी त्यागी pronounced 33 years and he served as additional secretary in economics affairs ministry of finance governance India handling diverse area cabinet infrastructure financing and all ये ठीक है। he was all as a governor indicator ministry of environment protects। इसमें एक चीज मैं सब में कॉमन आपको पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ। चलो पहले मैं यूके सिन्हा जी का जो है मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है उनका दिखा। he was an Indian he was doing his Indian administrative service, वो आईएएस ऑफिसर थे, यूके सिन्हा जी। ठीक है, ये हमारे जो अजय त्यागी सर थे वो भी आईएएस ऑफिसर थे। he was an IAS officer, yes, 33 years in an Indian administrative services, yes. Before joining SEBI, Ajay Tyagi had a career spanning almost 33 years in Indian administrative services. Okay, अजय त्यागी सर आईएएस ऑफिसर थे। यूके सिन्हा जी, he was a member of IAS officer. He was an in Indian administrative service. Okay, ये क्लियर हुआ। अब सीबी भावे जी देख लेते हैं, जो कि चंद्रशेखर भास्कर भावे जी थे, सेबी के चेयरपर्सन रह चुके हैं वो भी। उन्होंने, सीबी भावे was born in Nagpur, Maharashtra. He is an electrical engineer from Jabalpur Engineering and 1975 batch IAS officer. Okay, he was also an IAS officer। तो जो भी सेबी चेयरपर्सन आज तक यूनियन गवर्नमेंट, उनको जो भी है सिलेक्ट करने वाली यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट अभी सत्ता चला रही होती है वो ही उनको जो है सिलेक्शन किया जाता है कि सेबी चेयरपर्सन कौन बनेगा, उनके थ्रू ही सिलेक्शन होता है। तो व्हाट वाज द रीजन टू अपॉइंट माधवी बुच, कोई उनके पीछे रीजन नहीं था। माधवी बुच के बारे में अगर हिस्ट्री बताऊं तो ये अब देखो यहाँ पे, इन अगस्त 2024 हिंडनबर्ग रिसर्च, और शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट फर्म एक्यूज्ड हर एंड हर हस्बैंड ऑफ हैविंग स्टेक इन dubious offshores and entities। तो इनके बारे में कोई पॉजिटिव थिंग तो है नहीं। दूसरी थिंग है कि इनके हस्बैंड जो है वो ब्लैकस्टोन इन्वेस्टर फर्म में है, जिनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए थे।
उनके ऊपर केसेस फाइल किए गए थे, उनके हस्बैंड के ऊपर। लेकिन फिर भी उनको क्लीन चिट दी गई, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई सेबी चेयरपर्सन तो उनकी वाइफ ही माधवी बुची बैठे हुए हैं। तो स्टडी रिसर्च एंड ऑल तो इनको ही करना है। तो ये बूझ तो लग रही है हम लोग को। माधवी बूझ के थ्रू हमें बूझ तो मारी जा रही है सारी की सारी। गौतम अदानी के ऊपर एलिगेशन है, उसके ऊपर भी कोई रिसर्च अभी तक की नहीं गई है। सो ये सब चीजें हैं कि आफ्टर ऑल सारे फॉर्मर सेबी के जो चेयरपर्सन थे वो आईएएस ऑफिसर्स थे। और अभी जो चेयरपर्सन है वो ही जस्ट एंड पास आउट ऑफ आईएम अहमदाबाद एंड ऑल। उन्होंने जो फाइनेंस सेक्टर में काम किया, आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑल चेयरपर्सन बनी, और ठीक है भाई, लेकिन रिसर्च जो है आईएएस ऑफिसर्स के थ्रू हुई की जा रही है अभी तक। एंड ये जो भी है भुगतान तो आफ्टर ऑल रिटेलर्स को ही करना पड़ेगा हर चीज का। सिलेक्ट गवर्नमेंट करे या कोई भी करे, भुगतान तो हमारे पे ही आने वाला है जो कुछ भी है। जो भी एसटीसीजी एलटीसीजी टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं ये। और एक इन्होंने जो डेटा दिया था ये हाउस होल्ड का जुलाई में, कि भाई 60,000 करोड़ एफ एंड ओ में लॉसेस कर रहे हैं, तो ठीक है ना भाई, वो सीख रहे हैं बंदे, लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि स्टॉक मार्केट जो है दैट इज जीरो जीरो सम गेम है वो। अगर 1 रुपया इन हो रहा है तो 1 रुपया आउट हो रहा है कहीं पे, कोई ना कोई उसमें से प्रॉफिट निकाल रहा है। दैट डजंट मीन 60,000 करोड़ गया तो वो चला गया इंडिया से एंड ऑल, वो है इंडिया में। आधा पैसा इंडिया में ही लगा हुआ है उसमें से, वो कहीं बाहर गया नहीं है। इस इनके थ्रू बस इन लोग को टैक्सेस बढ़ाने हैं एंड कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एलिगेशंस लगा के इंडियन मार्केट को पता नहीं डेमोलिश करने के पीछे लगे हुए हैं सब। जब तक ऐसा हटते नहीं है प्रॉब्लम तो रहेगी। सो आज का जो था यही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। इंफॉर्मेशन जो मैं अभी फ्री था तो रिसर्च करने बैठा था उसके बारे में सोचा शेयर कर देता हूँ। तो एफआईएस सेलिंग जब तक नहीं रुकती है हमारा मार्केट भी नहीं रुकेगा। बाकी सेबी का जो डेटा है वो तो सेबी जाने अभी। 1 लाख करोड़ का हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुका है, नवंबर में 32,000 का सेल ऑफ है। तो हाँ, ये पैनिक रहेगा जब तक एफआई बाइंग नहीं करते तब तक। डॉलर स्ट्रांग होगा, एफआई जब तक सेलिंग करते रहेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पे जाएगी, कन्वर्जन होगा, डॉलर भी स्ट्रांग होगा, रुपीज वीक होगा, इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज अंकित साइनिंग आउट। और ध्यान रखे, थोड़ा स्टडी करते रहे, मार्केट तो चलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट टाइम है, करिए, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स अच्छे उठाए, म्यूचुअल फंड पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। ओके, सो ओवर एंड आउट।